ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। तो आज का वीडियो रहने वाला है पार्ट 6, क्योंकि गाइस पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक मैंने पूरा डिटेल में चैप्टर 2 को जो है डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले आप उसे कवर कर लेना, फिर उसके बाद पार्ट 6 वाले वीडियोस पे आना, ठीक है। तो आज गाइस लास्ट वीडियोस रहेगा चैप्टर 2 का, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, तो गाइस चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, तो गाइस पहले इसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि ये अनएंडिंग होगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। क्या खत्म नहीं होगा? प्रोडक्शन हमेशा होते रहेगा, इनकम हमेशा चलते रहेगा और एक्सपेंडिचर भी हमेशा होते रहेगा। तो ध्यान से सुनना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कहाँ पे? डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, ठीक है। सो द प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो दिस एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ द, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कब होगा? जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन चलते रहेगा, इकोनॉमी मतलब इनकम जनरेट होते रहेगा और एक्सपेंडिचर भी होते रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहीं से अगर ये चीज अगर सेटिस्फाइड होगा तो यहां से क्या जनरेट होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कब बन सकता है? जब प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा ही जो है होते रहेगा, ठीक है। तब यहां से जो है क्या जनरेट होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेट होगा और वही डिसाइड करेगा कि हमारी लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी को, वही डिसाइड करेगा हमारी लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी। तो गाइस वही चीज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो सिंपल लाइन में बताना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर अगर कभी खत्म ही ना हो, ठीक है, तो वहां से हमारा जनरेट होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और वही लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी होता है। वही क्या होता है? लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो कहीं से मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो तीन चीज है, पहला क्या है? प्रोडक्शन है, दूसरा इनकम है और तीसरा एक्सपेंडिचर जो है। तो प्रोडक्शन मतलब हो गया जो वैल्यू एडिशन, ठीक है। मतलब आप कोई चीज बना रहे हो, 100 रुपया में आपने बनाया, तो आप उसको बेचोगे एटलीस्ट 150, मतलब 100 से ज्यादा, मतलब आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने कितना का वैल्यू ऐड किया? 50 रुपीज का ऐड किया। देन हम कहेंगे कि हाँ आपने जो है प्रोड्यूस किया 100 रुपया वाला कुछ भी, ठीक है। तो वही चीज है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। The phase of the production means the process of the value addition by the producing sector. तो जो भी लोग, जो भी फर्म्स ऑनर है, अगर वो कोई चीज प्रोड्यूस करता है, तो कहीं से खुद सोचो ना, अगर वो कोई सामान 10 रुपए में अगर बना रहा है तो वो 10 में तो बेचेगा नहीं, 10 से ज्यादा ही बेचेगा, ठीक है। सपोज 10 में सामान बनाया और उन्होंने बेचा 15 रुपया में, तो कितना का इन्होंने वैल्यू एडिशन किया? 5 का। तो याद रखना, प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि अगर कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट वैल्यू ऐड करता है तभी हम कहेंगे कि भाई प्रोडक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फ्रॉम द हाउस होल्ड हु आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइज मैंने कल डिस्कस किया था कि जो ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, तो इसका ओनर कौन है? हाउस होल्ड है। तो अगर अगर फर्म्स को अगर चाहिए तो इसे परमिशन लेके तब वो यूज कर सकता है। तो अगर वो लैंड लेगा तो उसे रेंट देना होगा, ठीक है। अगर लेबर लेगा हाउस होल्ड से तो उसे वेच देना होगा। अगर कैपिटल लेगा हाउस होल्ड से तो भाई उसे क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। अगर एंटरप्रेन्योर लेगा तो फिर उसे क्या देना होगा? प्रॉफिट देना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में आप ये याद रखना कि प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट अगर वैल्यू एडिशंस करता है
वैल्यू एडिशन कैसे होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके। कहां से यूज करेगा? हाउस होल्ड से। अगर लैंड लेता है तो उसे रेंट देना होगा, लेबर यूज कर रहा है तो उसे वेज देना होगा, कैपिटल यूज कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट देना होगा। ओके, तो ये फेज जो है हमारा क्या है? प्रोडक्शन फेज है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकेंड फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम जनरेट। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है गिव्स फैक्टर सर्विस टू दी प्रोड्यूसर सेक्टर, इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर गेट अ फैक्टर पेमेंट। गाइस, मैंने कल ये सब चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो मैंने बताया था, एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरे तरफ आपका फर्म सेक्टर है, मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, दैट इज कॉल्ड पीएस। तो हाउस होल्ड सेक्टर इसे क्या देगा? फैक्टर सर्विस देता है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विस। और उसके बदले इसे क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट मिलता है। अगर लैंड देगा ये, तो इसे क्या मिलेगा? रेंट। अगर ये कैपिटल देगा तो इसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो गाइज इसको पेमेंट मिल रहा है तो इसके पास क्या हो गया भाई? इनकम आ गया। वही चीज लिखा हुआ है कि इनकम जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर गाइज ये कुछ भी अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बनाने के लिए, इस पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के लिए कौन चाहिए? हाउस होल्ड चाहिए। तो हाउस होल्ड के से क्या देना होगा? फैक्टर पेमेंट देना होगा। तो इसका इनकम बना कि नहीं बना? तो वही चीज लिखा हुआ है कि इनकम जनरेशन। ठीक है, तो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। Household sector gives factor service to the producer sector. In return, household sector get factor payment, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया ऑन कैपिटल, प्रॉफिट हो गया ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। सो हियर द वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू द फैक्टर इनकम। वैल्यू एडिशन टू द फैक्टर इनकम। तो जो भी सर्विस प्रोड्यूसर सेक्टर ने यूज किया है, ठीक है, तो उसके हेल्प से ये इसको क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है। ठीक है, अब लास्ट आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जनरेटेड इनकम इज डिस्पोज्ड ऑन द परचेस ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। तो गाइस इसके पास पेमेंट आ गया, अब इसे चाहिए गुड्स एंड सर्विस, ये तो कंज्यूम करेगा भाई, ये तो कंज्यूमर है और गुड्स है इसके पास, तो अगेन ये जाके क्या होगा? खरीदेगा उसको। तो गाइस एक चीज आप समझ पा रहे हो, प्रोड्यूसर सेक्टर बना रहा है किसके हेल्प से? हाउस होल्ड सेक्टर के हेल्प से गुड बन के तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन। अब सामान जो बनाया उसके लिए उन्होंने फैक्टर सर्विस यूज किया होगा, तो उसके बदले उसको इनकम दिया होगा, मतलब फैक्टर पेमेंट दिया होगा, तो इसके पास इनकम आ गया, तो दैट इज कॉल्ड इनकम जनरेशन। अब सामान बन के तैयार हो गया, अब उसको कोई ना कोई तो खरीदेगा, तो खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड अगेन क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा। अगेन क्या करेगा? एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये चीज हम एज्यूम करते हैं कि इन्होंने जितना सामान बनाया वो बिक गया सारा, और जितना इन्होंने सामान बनाया सेम वैल्यूज इन्होंने इसको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दिया, मतलब इतना का उन्होंने पेमेंट किया और इतना पेमेंट का उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल आइडेंटिटी। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल आइडेंटिटी। गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर प्रोड्यूसर सेक्टर अगर प्रोड्यूस करता है कोई भी गुड्स को, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन फेज। बट ये तभी पॉसिबल है जब हम हाउस होल्ड सेक्टर को यूज करेंगे। अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर को यूज करोगे तो आपको जो है, अगर आप लैंड ले रहे हो तो आपको रेंट देना होगा, कैपिटल ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, आपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, अब उस गुड्स को बनाया कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर को आप पेमेंट दोगे ना, वही वाला, लैंड के बदले रेंट, ओके, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट हो गया, ओके, और लेबर के बदले वेज हो गया, तो इसके पास इनकम आ गया, सो दैट इज कॉल्ड इनकम फेज। अब ये कंज्यूमर है भाई, इसको तो अब सामान चाहिए, ये तो सामान कंज्यूम करेगा, तो अब ये अगेन एक्सपेंडिचर करेगा इधर ये वाला गुड पे। ठीक है, तो यहीं से क्या निकलता है? एक ट्रिपल आइडेंटिटी मिलता है, मतलब जितना इन्होंने प्रोड्यूस किया, जितने का उन्होंने प्रोड्यूस किया उतने का उन्होंने उसको इनकम दिया, और जितना उसका इनकम बना उन्होंने उतना ही खर्च किया। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल आइडेंटिटी। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल आइडेंटिटी। ओके गाइस, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि हम ये चीज अज्यूम कर रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है तभी होगा जब प्रोडक्शंस और इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जो भी सामान बना रहा है, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन।
अब ये सामान जो बनाया है, कौन बनाया है? हाउस होल्ड, तो इसको क्या मिल गया? इनकम। अब ये क्या होगा? ये तो भाई कंज्यूमर है, तो कंज्यूम करेगा। तो अब ये जितना भी एक्सपेंडिचर करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर फेज। सो प्रोडक्शन फेज equal to income phase and equal to expenditure phase. So this is called as a triple identity. This is called as a triple identity. ठीक है, तो गाइस इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो याद रखना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तभी होगा जब प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूसली नहीं हुआ तो फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं हो पाएगा। तो हम ये चीज एज्यूम करके चलते हैं कि भाई ये तीनों जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, सामान बन के तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बनाया कौन? हाउस होल्ड, तो उसके पास आ गया इनकम, तो दैट इज कॉल्ड इनकम फेज। अब जितना पैसा इसके पास आया उतना पैसा उन्होंने खर्च कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों इक्वल होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल आइडेंटिटी। दैट इज कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी। गाइस आई होप कि यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो गाइस वही चीज यहाँ पे एक पिक्चर्स के थ्रू दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर है, फिर उसके बाद ये फैक्टर पेमेंट दे रहा है। अब ये तीनों क्या होगा गाइस? इक्वल होगा, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर्स और प्रोडक्शन। तो जितना इन्होंने प्रोड्यूस किया उन्होंने इतना इनकम को जनरेट किया और उन्होंने उतना ही खर्च किया। ये तीनों आपस में क्या होता है? बैलेंस्ड होता है, तीनों इक्वल होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिपल आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर जो है कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। ठीक है, तभी ट्रिपल आइडेंटिटी जो है आपका बनेगा, अदरवाइज फिर नहीं बनता। ओके ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। हाँ, अब गाइस ये मॉडल तभी वैलिड होगा जब आप इससे मतलब यहाँ पे कुछ अजम्पशन है। ठीक है, अगर ये अजम्पशन वैलिड रहेगा तभी सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल वर्क करेगा। अगर एक भी अजम्पशन फेल्ड हो गया तो फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका काम नहीं करेगा। तो गाइस क्या क्या अजम्पशन है, पहले हम इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो पहला अजम्पशन है, फर्स्ट assumption is this, that there are only two sector in the economy, household and the producer। तो only दो ही सेक्टर होना चाहिए, एक तो आपका हाउस होल्ड हो गया और दूसरा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया। ठीक है, एक हो गया क्या? प्रोड्यूसर। तो ओनली दो ही सेक्टर होना चाहिए, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, तभी सर्कुलर फ्लो ऑफ ये जो मॉडल है तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। Second thing कि household sector spend their entire income so that there will be no saving। तो ये जो गया काम करने के लिए यहाँ पे ये काम कर रहा है, तो इसको जितना इनकम मिला, ये घर लेके आया उस इनकम को, और जितना इनकम इसको मिला सारा का सारा ये खर्च कर देगा। इसके पास कोई भी सेविंग नहीं होनी चाहिए। अगर सेविंग रहा तो फिर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल वर्क नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज द सेकंड assumption कि भाई इसके पास कोई भी सेविंग नहीं होना चाहिए, जितना कमाया सारा खर्च कर दो। अब थर्ड में आते हैं कि डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो एक्सटर्नल सेक्टर शुड बी देयर। ठीक है, तो ये मॉडल तभी वैलिड है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रही होगी। ओके, मतलब वो डोमेस्टिक इकोनॉमी से ही डील करे, ना ही कोई सामान भेज रहा है ना ही कोई सामान ला रहा है, तभी ये मॉडल वर्क होगा। तो दैट इज द assumption नंबर 3। assumption नंबर 4 क्या है कि देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। भाई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर आ गया तो फिर ये मॉडल जो है, ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ये वर्क नहीं करेगा। टू सेक्टर का मतलब है कि ओनली हाउस होल्ड सेक्टर और ओनली प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये दो ही सेक्टर होनी चाहिए, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, तभी ये वर्क होगा। और सेविंग नहीं होनी चाहिए, मतलब हाउस होल्ड जो है कुछ भी सेविंग ना करे, जितना वो कमाता है सारा का सारा उसे प्रोड्यूसर को देना है, मतलब एज अ एक्सपेंडिचर के तौर पे उसे खर्च करना है। ठीक है, दैट इज दिस वन।
नो सेविंग। एंड थर्ड इज वो इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, क्लोज इकोनॉमी होना चाहिए, ना ही उस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट होनी चाहिए और ना ही इंपोर्ट होनी चाहिए। ओके, और लास्ट है कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों एजम्पशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आपका जो है सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर मॉडल वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो अगर एक भी एजम्पशन गाइस अगर फेल्ड हो गया तो ये मॉडल फिर वर्क नहीं करेगा, तो याद रखना। तो इसलिए एजम्पशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस टू सेक्टर मॉडल के लिए। व्हाट इट, अब गाइस इसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो पहला सिग्निफिकेंस है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, मतलब ये जो टू सेक्टर मॉडल है इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम का मतलब हो गया कि हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोगों के पास कितना इनकम है, मतलब पूरे कंट्री का इनकम कितना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। इट फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेसिकली जो भी कमाया हुआ इनकम है, फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो कमाया हुआ इनकम है। जैसे अगर आप लैंड दिए हो तो आपको रेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप लेबर दिए हो तो आपको वेज मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कैपिटल दिए हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अगर आप एंटरप्रेन्योर दिए हो तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो वही चीज है, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है, इज द समेशन ऑफ ऑल दिस फैक्टर इनकम, ठीक है। तो आप इजिली जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो विद दिस मॉडल, विद दिस मॉडल। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बताती है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंडिपेंडेंस। मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर्स पे, अगर आपको याद हो तो, कि हर एक सेक्टर अपने आप से क्या इंटरडिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंडेंट है आपका हाउस होल्ड सेक्टर पे एज वेल एज प्रोड्यूसर सेक्टर पे। सिमिलरली प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड है आपका एक्सटर्नल सेक्टर पे, ठीक है। तो हर एक सेक्टर के अपने आप से डिपेंड जो है इंटरडिपेंडेंसी है। तो यहाँ से हमें जो है मालूम चलता है, यहाँ से हमें नॉलेज मिलती है कि भाई पूरे इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर है वो अपने आप से क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। It helps us to understand how different sector of the economy are dependent on each other. और हमें ये भी बताती है कि कौन सा सेक्टर किस तरह से डिपेंडेंट है और कितना डिपेंडेंट है। तो ये भी हमें इस मॉडल के हेल्प से मिलता है। तो इसीलिए इसकी कई सी इंपॉर्टेंस बताती है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉडल। व्हाट इट, ओके। तो उसी चीजों को गाइज यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू में दिखाया हूँ, आप देख सकते हो कि ये मॉडल जो है तभी वैलिड होगा जब कोई भी सेविंग नहीं होनी चाहिए। हाउस होल्ड ने जितना कमाया इनकम उतना का सारा उन्होंने कंज्यूम कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड वाई इक्वल टू सी, दैट इज कॉल्ड वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। इट शुड बी अ बैलेंस्ड, कोई भी सेविंग नहीं होना चाहिए, तभी ये मॉडल वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। और दूसरा हमें ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये इसकी जो है सिग्निफिकेंस। डन। तो गाइज ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी के मतलब चैप्टर 2 बेस्ड एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहां से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, भूलना मत। ओके बाय।